बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। हमने रजीम चेंज ऑपरेशन के चक्कर में और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के चक्कर में और अपने पसंद के हुक्मरान लाने के चक्कर में पाकिस्तान को इतना बेतौकीर कर दिया है, इतना बेतौकीर कर दिया है कि पिछले 18 महीनों से, पिछले 18-19 महीनों से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, सहाफत का बेड़ा गर्क कर दिया, इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि हम पूरी दुनिया में एक पहचाने जाते हैं फसादी के अंदाज में, और एक ऐसी कौम और एक ऐसे मुल्क के कि जो अपने ही वज़राए आज़म को मक्तलगाह बनाया हुआ है, जिन्होंने अपने वतन को। और ये सिचुएशन है और बहुत ही बेतौकीरी हो रही है। उसकी वजह यह है कि अगर हम नजरें दौड़ाएं, मैं आता हूँ कौमी खबरों की तरफ भी आऊँगा और इम्पोर्टेंट खबरें भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वजह यह कि ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की कोई वक़्त नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। और इसकी वजह हमारे हुक्मरान हैं। वो हुक्मरान जो नज़र आते हैं, वो हुक्मरान भी जो नज़र नहीं आते, जो हकीकत में हुक्मरान हैं, वो भी इस चीज़ के बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के ज़िम्मेदार हैं। फ़लस्तीन का मामला है, इसराइल का मामला है, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वो सारे के इश्यूज़ हैं। लेकिन हम इतने गैर मुताल्लिक हो गए हैं, हम इतने इर्रेलेवेंट हो गए हैं, बेतौकीर हो गए हैं कि हमें कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आलमी हुक्मरान तमाम के तमाम आपस में राब्ते में हैं, हंगामी दौरों पे हैं, और किसी भी मुल्क का वजीर खारजा और उसका सरबरा आपको मिलेगा, जहाज में मिलेगा, कोई कहीं और कोई कहीं। ये सब कुछ हो रहा है, कोई एक फ़ोन कर रहा है, कोई दूसरा फ़ोन कर रहा है। और हमारे यहाँ अभी तक मेरा ख्याल है 2 कॉल्स आई हैं, वो भी हमने रिक्वेस्ट करके करवाई होंगी कि हमें भी 2 फ़ोन कर लें, लेकिन बस किसी सरबराह ममलकत की, और ना ही हमने की। उसकी वजह यह है कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहे हैं। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म फ़िलॉसफ़र बन के बैठ जाते हैं, उनके साथ 6 ट्रेनर होते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फ़िलॉसफ़र बन के गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़र कोई नहीं है, और वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात कर रहे होते हैं। और ऐसे लग रहा होता है जैसे वो नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नवाज के पेरोल पे हैं और उनके बगल बच्चे की तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उनकी तरफदारी कर रहे होते हैं। निगरान वजीर आजम है, उनका काम ही गैर जानिबदारी है, हो या ना हो, लेकिन जाहिर गैर जानिबदारी करनी है। लेकिन वो इतनी ढिठाई के साथ अपने आप को जानिबदार करने पे तुले हुए हैं कि कहीं रह ना जाऊं मैं पीछे, उन दरबारियों से ज्यादा मैं वफादार अपनी वफादारी शो करूं, ताकि मियाँ साहब के साथ मिलकर अगली हुकूमत भी हम बना लें। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि कह रही है कि हमने मुस्लिम लीग नवाज के साथ जाना है और मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे राजा रियाज साहब जो पीटीआई से लौटे हुए थे, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने और उसके बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। ये है इस वक्त की सिचुएशन। अब जरा मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें पहले आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं, वो सऊदी अरब इस वक्त वो मरकज है और वो एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है। तुर्की लीडिंग रोल अदा कर रहा है, कतर लीडिंग रोल अदा कर रहा है, और इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है, क्योंकि जुल्म बहुत हो रहा है। और इस वक्त जो जुल्म और सितम की दास्तान है वो यह कि 7 अक्टूबर से लेके अब तक तकरीबन जो इस वक्त मेरे सामने आदाद शुमार हैं वो बड़े खौफनाक हैं जी, इसराइल के हवाले से। और उसमें बच्चे जो हैं, सिर्फ बच्चे 2000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं गजा में, 2000 बच्चे, और 1100 से ज्यादा खवातीन हो चुकी हैं, और 6000 जो फलस्तीनी मजमूई तौर पे इस जंग की नजर हो चुके हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और शुमाली गजा जो है वो खाली जबरदस्ती खाली करवाने की कोशिश की जा रही है, और धमाके और हमले, फिताई हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये इस वक्त की फलस्तीन की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जानिब हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो भी अपना काम जारी रखे हुए, लेकिन वो सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। और जो अब आदाद शुमार सामने आए हैं खुद फलस्तीनी इसराइल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक तकरीबन 300 से ज्यादा जो इसराइली फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं, फौजी और अफसर, और इससे भी तकरीबन 250 के करीब इसराइली फौजी और अफसर जो हैं वो यरगमाल बने हुए हैं और वो कब्जे में हैं हमास के। एक खातून को रिहा किया है, और वो खातून जो है 85 ईयर्स, 2 खवातीन को रिहा किया, उनमें से एक 85 ईयर्स ओल्ड थी। उन्होंने बताया जी कि जब हमें अगवा किया जा रहा था, जब हमें यरगमाल बना लिया ऐसा, जब हमले में, तो उस वक्त तो हम पे तशद्दुद हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम
महफूज मुकाम पे हमें पहुंचा दिया गया। तो वहां पे हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, और जिनकी कैद में हम थे यानी कि हमास की, उन्होंने बताया कि हम कुरान मजीद के पैरोकार हैं, कुरान मजीद की तालीमात हैं कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, तो लिहाजा आप हमारे पास महफूज हैं। उन्होंने इज्जत का, नामूस का भी ख्याल रखा, खुराक का भी ख्याल रखा, बेहतरीन खुराक दी, सब कुछ किया, इवन इलाज मुआवजा भी करवाया और उनका ट्रीटमेंट। और उन्होंने बताया कि जी उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा सेटअप है। और फिर उन्होंने एक इत्तला दी कि जी उनकी लड़ाई लड़ने का प्लानिंग बहुत पहले से थी और अभी भी वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उनसे जीतना है तो फिर जरा सोच समझ के कीजिएगा, ये खातून ने कहा है। तो बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट बाइडन की बात हुई, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्राउन प्रिंस जो हैं बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं सऊदी अरब से। और न सिर्फ वो बल्कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा बहुत एक्टिव हैं, और सऊदी अरब को भी अप्रोच किया जा रहा है, सऊदी अरब बाकी मुल्कों को अप्रोच कर रहा है और एक लीडिंग रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। और अब तक जो है वो मैं समझता हूँ कि 3 मुल्क हैं इस वक्त, 3-4 मुल्क हैं इस्लामी जो कि लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, और जिनकी वजह से कोई थोड़ा बहुत जो है डर खौफ है, वरना कब तक वो मिलिया मेट कर चुके होते। मिलिया मेट तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हमला करना चाह रहे हैं और एक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप एक साइड पे हो जाएं और आपने कोई शोर गोगा नहीं करना, हमें करने दें। और वो जो काम है वो मेरा ख्याल है सऊदी अरब, तुर्की और कतर, और दूसरी जानिब यूएई का भी रोल है। तो ये ममालिक जो हैं ये अपना एक कर रहे हैं। कुवैत बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा कर रहा है, उसका नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। ये सब कुछ हो रहा है जी। तो देखना है कि इसमें हम क्या कर, हम तो खैर कहीं भी नहीं है। उसके बाद तैयब उर्दवान जो हैं उनकी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू हुई है, वो आपस में राब्ते में हैं, एक दूसरे के मुल्कों को विजिट भी कर रहे हैं। फिर चाइना के तकरीबन 6 बहरी बेड़े जो हैं वो पहुंचा चुके हैं खुले समंदर में, और उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली हुई है किसी भी नागहानी और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में निमटने के लिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये कहते हैं कि ज़रा स्क्रिप्ट थोड़ा सा बड़ा है और इस पे कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमें ये किसी ने आज तक मुंह नहीं लगाया, ना ही हमारे सियासी हुक्मरानों को, ना ही हमारे गैर सियासी हुक्मरानों को। और हम क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड को की तशरीह कर रहे हैं, और फिर हम खुश होते हैं किसी को जेल में डाल के, अपने शहरियों को जेल में डाल के हम किसी को फतह कर रहे हैं। आज जी 3 खवातीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिर गई, 3 खवातीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गई। तो ये हमारी खुशी के आलम है, ये हमारे लिए खुशखबरियां हैं, और इनको हम फतूहात समझ रहे हैं, जबकि हम हो गए हैं बेतौकीर। इससे बड़ी बेतौकीरी कभी ना पहले थी ना अब है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नैब को किस तरीके से अपनी दस्तरस में और अपनी मुताबिक इस्तेमाल करना है, और उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, वो रिजाइन करके गए और बता के गए कि मुझसे ये काम करवाए जा रहे, जो अभी जो होने हैं। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और इन सब के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ मुकदमात बनाने थे, उन्होंने इनकार कर दिया, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो चले गए, असगर साहब, वो भी इस्तीफा दे के गए और बता के गए। फिर डिप्टी चेयरमैन चले गए, वो भी इस्तीफा दे के गए। फिर उनको अकोमोडेट किया गया कि कहीं ये ज़्यादा ही ना सारे अपनी ज़ुबान खोलना शुरू कर दें, उनको अकोमोडेट किया गया वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम में, उधर डाल दिया गया। नए डिप्टी चेयरमैन नैब आए हैं और नए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आए हैं। अब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो तोते की तरह बोल रहे थे नवाज शरीफ साहब के हक में, और ऐसे कर रहे थे जैसे वो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती वकील हैं। इस तरीके से कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब कोर्ट में उन्होंने बताया है, प्रोसिक्यूटर साहब और जो प्रोसिक्यूटर जनरल। अब उनको अभी इन्होंने हायर किया है निगरान हुकूमत ने, और क्या किया है जी उन्होंने? बरात उनकी सुप्रीम कोर्ट के सैयद एहतशाम कादर साहब हैं, उनकी बरात सुप्रीम कोर्ट के जज के मुसावी हैं जी, और उनकी सिफारिश की गई है। और रिटायरमेंट की बरात के अलावा प्रोसिक्यूटर नैब को दीगर बरात भी दी जाएंगी, और हर चीज़ यानी कि उनको फुल पैकेज दिया गया है कि बस आपने करना वो है जो हमने बताना है, बाकी आपको बरात की फिक्र ना करें, वो हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। तो ये हो रहा है। और दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ का कत्ल केस जो है वो दोबारा खुलने का इम्कान पैदा हो गया है, और वो पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन केनिया में खुल सकता है दोबारा, क्योंकि उनकी अहलिया जवेरिया जो है वो गई हैं, जवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने केनिया हाई कोर्ट से रजू किया है और वहाँ से मुकदमा दर्ज करने का
हुक्म हो गया है पुलिस एहलकारों के खिलाफ। तो देखते हैं कि ये किस तरफ ये मामला जाएगा और इसका नतीजा शहीद अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंचने पे निकलेगा या फिर डाइवर्जन हो जाएगी। अगर डाइवर्जन हो गई इसमें भी तो फिर मजीद हमें मसाइल पैदा हो सकते हैं, फिर मजीद हम कातिलों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि केनिया है जी, दूसरा मुल्क है और वहाँ का सिस्टम क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर कोई इतना फ्री एंड फेयर सिस्टम होता, स्ट्रॉन्ग होता, तो अब तक शहीद अरशद शरीफ के मामला जो हैं वो काफ़ी कुछ ना कुछ वहाँ से निकल जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं कि जवेर सिद्दीकी की एफर्ट जो हैं वो किस हद तक कामयाब होती है। तो इसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तो ये तो एक तरफ चल रहा है, ये तो मैंने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में भी, लेकिन हम रहे कुछ कहीं किसी खाते में नहीं रहे। अब आते हैं कि हमारी क्या मजबूरी है नवाज शरीफ साहब से, मरीम साहिबा से, शरीफ खानदान से, आखिर मजबूरी क्या है, क्या मजबूरी है, क्यों इतना हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो कहते हैं कि जी हम रियासत हैं, तो इतना क्या मजबूरी है स्टैब्लिशमेंट को कि सारे उनके सामने पीछे पीछे जा रहे हैं, और क्या वजह है, क्या कोई खास बड़ी कमजोरी है? अगर हम पीछे नजरें दौड़ाएं तो फिर हमें मरीम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें नजर आती हैं जो 2021 के आखिर में उन्होंने करना शुरू की थी, जब अरशद मलिक मरहूम जो हैं जज, उनकी जब उन्होंने ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्ड कर ली, तो नासिर भट्ट साहब अब नवाज शरीफ साहब के साथ साथ होते हैं और वो मुसलसल वहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, वापस जा चुके हैं और उनको न सिर्फ लुक आफ्टर कर रहे हैं बल्कि हर वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, एहतसाब अदालत में भी, अदरवाइज भी वो साथ साथ नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने कामरान खान साहब को जवाब भी दिया ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। तो उन्होंने ही अरशद मलिक साहब के साथ नशिस्तें की और सारी की सारी रिकॉर्ड की, और एक तो वो, दूसरा फिर उसके बाद भी मरीम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने बताया था कि जनाब देखें, नवाज शरीफ साहब को के साथ ये उनको वापस भी लाना होगा इज्जत के साथ, उनको जेल से भी निकालना होगा, उनको वापस भी लाना होगा, उनके मुकदमात भी खत्म करने होंगे और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी होगी। तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही हैं, और उसके साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरे पास बहुत हसास वीडियोज हैं और बड़े बड़े तगड़े लोगों की हैं, अगर मैं ले आई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, ये भी उन्होंने कहा था, वो भी रिकॉर्ड पे हैं, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड पे हैं। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब एक तरफ बैठे थे, दूसरी जानिब बाकी रहनुमा बैठे थे, और मरीम साहबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में बैठ के, बड़ी धुआंधार किस्म की। तो आखिर फिर क्या मजबूरियां हैं, क्या वजूहात हैं, आखिर ऐसा क्या है कि इतना ये सब कुछ किया जा रहा है? तो लेकिन इसमें क्या कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये है सोचने की बातें। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं जी अभी तक बिखरी बिखरी हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है, और अगर कोई समझता है कि हालात कंट्रोल में हैं तो मेरा ख्याल है वो अपने आप से ही धोखा कर रहा होता है, और उसको भी पता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ, धोखा खा रहा हूँ। हालात अभी तक इस हद तक नहीं, किसी हद तक भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।